राजनीतिक दलों के लिए पेंशन एक जटिल समस्या बन चुकी है। बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो कांग्रेस लगातार ओपीएस को चुनावी मुद्दा बनाती आई है। इसी बीच लोकसभा चुनावों की आहट के बीच ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरी बार सन 1974 के बाद सन 2024 में भारतीय रेल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। यह हड़ताल देशव्यापी और अनिश्चितकालीन घोषित की गई है। इस हड़ताल में 28 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों सरकारों के 3 करोड़ शासकीय कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हड़ताल का सिंगल लाइन एजेंडा पुरानी पेंशन योजना है। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने आखिर केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया है। देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ट्रेन, डिफेंस, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में कलम नहीं चलेगी। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा। इसी तर्ज पर क्षेत्रीय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासनिक इकाइयों को हड़ताल का नोटिस देंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है, केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं। वजह ये कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। इधर आरबीआई की एक स्टडी के मुताबिक अगर सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाती है तो राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ 4.5 गुना तक बढ़ेगा, जिसका असर 2040 तक दिखाई देगा। नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम की शुरुआत एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रमुख विपक्षी दल इसे सभी राज्यों में लागू करने की बात करने लगे हैं। पुरानी पेंशन बहाल न करना बीजेपी के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वजह सरकारी कर्मियों, पेंशनर्स और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की नजर है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे को लेकर सरकार इस पूरे मामले पर योजना बनाती है, क्या कुछ सरकार फैसले लेती है। लेकिन अगर इसको लेकर लगातार आंदोलन जारी रहा तो सरकार के लिए, खासकर सत्ता पक्ष के लिए लोकसभा चुनाव से लेकर पहले ये चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार बुना रहा है और ऐसे में लगातार कर्मचारी अगर सड़कों पर आते हैं तो सरकार के लिए चुनौती हो सकते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। इसी का पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा जी, आप ही के पास आऊंगा और किस तरीके से आप इस ओल्ड पेंशन ओपीएस को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई बार मांगे उठती आई हैं, सियासी बड़ा विषय बना रहा है। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जी नरेश शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? मुझे आपकी आवाज जी, मैं चाहूंगा आवाज दुरुस्त की जाए, मैं आप पर लौटूंगा। इससे पहले मैं सीधा प्रदीप बैस जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद नरेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि कोई तकनीकी खामी हो सकती है, उसको दुरुस्त कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रदीप बैस जी, किस तरीके से इस पूरे ओपीएस की मांग को आप देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से मांग होती आई है, विपक्ष की तमाम दल ऐसे हैं जो लगातार इनका समर्थन भी करते आए हैं। क्या कुछ विचार सरकार का है, क्या कुछ आगे की योजना है? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के पहले इस पर विचार अगर आप नहीं करते हैं तो जो स्थिति बनती है उससे चुनौती आपके सामने आ सकती है। प्रदीप जी। नमस्कार ऋषभ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही थी? जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। ऋषभ जी देखिए, हम सभी चर्चा करते हैं और एक चीज तो मानने की होगी कि हम सभी का करंट अफेयर्स एकदम सही होगा, कभी हम कहीं से टूटे छटके भूले भटके नहीं होंगे। तो उसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए, आने वाले 1.5 महीनों में चुनाव, कुछ समय में चुनाव की घोषणा होनी है और उसके बाद चुनावी समर शुरू हो जाएगा। जिसको कहते हैं कि समर का असर होना, वो होना शुरू हो गया है। तो मैं आपका थोड़ा सा ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि ये सारे मुद्दे, ये सारी जो चीजें हैं, ये एकदम एन चुनाव के पहले ही क्यों आ जाती हैं। ठीक है, मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये पेंशन की मांग करना सही या गलत है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे की बात है। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात है
कि ये सारे विपक्षी दल, ये जितने भी विपक्षी दल जो एक होके इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन बना के बैठे हुए थे, अगर उसके एवोल्यूशन को देखा जाए, उसके विकास के क्रम को देखा जाए, तो आप पाएंगे कि कई सारे पैतरे लगाए जा चुके बीते 7-8 महीनों में जब से ये गठबंधन बना है, और किसी पे भी इच्छित सफलता नहीं मिली जिससे कि वो सीना फाड़, पोस्टर फाड़ हीरो निकले, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो अब देखिए कि क्या है कि वाम दल है, वाम दलों की क्या स्थिति है ना, जो कि 2009 की लोकसभा में 59 सीट थी उसके बाद, और अब की स्थिति देख लीजिए तो कितनी सीटें हैं उनके पास। यानी जनता जो वोट देती है, ये इस समय इंडी गठबंधन के पता नहीं कहां से विचार आ गया है कि जनता जो वोट दे करके भेजती है आपको, तो आप उसको एकदम नगण्य समझते हैं। भाई लोकतंत्र का पैमाना क्या है, जो सदन के अंदर है उसको जनता ज्यादा समर्थन कर रही है, ज्यादा मान रही है, यही सिंपल सी बात है। इससे तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब आते हैं ये जो वाम दल बैठे हैं या उनका नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी है या अन्य दल जो कि इसके साथ जुटे हुए हैं, क्या स्थिति रह गई है। आप 2004 से 2024 हो गया, इस व्यवस्था में परिवर्तन हुए, जो पेंशन की व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन हुए 30 साल टोटल हो गए। 2004 से, जो जहां तक मेरी जानकारी है, 2004 से रेलवे की भर्तियों के बाद पेंशन की योजना को समाप्त कर दिया गया। 2004 के बाद से अभी 20 साल हो गए। 20 साल में अगर देखा जाए तो 4 चुनाव हो जाते हैं, 5 वर्षीय 5 साल का अगर शासन होता है तो ये अगर इस समय ऐसी बात थी तो 2005 में ही आंदोलन होना चाहिए था, 2006 में ही होना चाहिए था। चलिए 2010 में हो जाता, 9 पूरी करके 10 में हो जाता, 11 में हो जाता, लेकिन उस समय ये विपक्षी दलों को, जब वो सरकार में थे तो इनको इसकी कोई याद नहीं आई, इनको कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। और मैं ये भी आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि बीते 20 वर्षों में 2004 से लेकर अब तक सूचना के तंत्रों में, हमारे जीवन की चर्या में, हमारे तो जीवन में हर 6 महीने पे बदलाव आ रहे हैं, वो तो 20 साल हो गए सर। तो ये जब पेंशन बंद हुई थी, मान के चलिए कि थोड़ी संचार के क्रम नीचे थे, लेकिन 2008 के बाद से संचार के क्रमों में भी तो हमारे जीवन में अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। तब आपने इसको क्यों नहीं उठाया? आपके संचार के साधन आपके लिए सुगम हो गए, पैसे भी नहीं लगते किसी चीज की मार्केटिंग करने के लिए। तब आप कहाँ बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? तो जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि आप केवल और केवल भंग करने और जो है अफवाहें फैलाने का ये जोर है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तमाम तर्क आपके इसको लेकर हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ अब आपका पूरे से ओपीएस की जो मांग उठी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ये सक्रिय होते हैं और विपक्षी दल भी अपनी सियासी रोटियां सेकना इस पे चाहते हैं। ऋषभ जी, जिस तरह से प्रदीप जी झाड़ने का बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसान आज आंदोलित हो रहे हैं, किसान को झूठ और भ्रम फैलाकर 37 बार मीटिंग के बाद किसानों को डबल एमएसपी का बात करके 2022 में चुनाव जीत लेता है, और 3 काले कानून लाकर उनको भ्रमित कर जिस तरह से प्रधानमंत्री को ज्ञात होता है कि अब हमसे गलती हुआ है कानून बनाने में, इसको सुधारेंगे और कमेटी बनाकर एमएसपी लागू करेंगे। तो धोखा किसानों को दिया गया, जवानों को, और ये 10 करोड़ परिवार जो है पुराना पेंशन जिस तरह से हमारा राजस्थान, हिमाचल, हमारी जहां सरकार थी वहां पर मैं लागू कर दिया। उसके बाद इनकी सरकार आते पेंशन बंद कर दिया जाता है। इनका नाकामी का मैं कई गिनती गिना रहा हूँ। देखिए, कल 29 फरवरी था, 4 साल के बाद आता है। 4 साल में इनका अग्निवीर जो योजना चलाया, अग्निपथ अग्निवीर, जिस तरह से युवाओं को जो 17-18 साल नौकरी कर चीन में जाकर जो 4 साल, जो 2.5 साल ट्रेनिंग करेगा, 1 साल नौकरी कर वो सीमा चीन में जाकर सीमा का सुरक्षा कर सकता है, वो मिसाइल चला सकता है। इनसे पूछिए प्रदीप जी को, जिस तरह से नाकामी का 2000 का नोट लाए प्रधानमंत्री जी, खुद ही 10 साल नहीं चला पाए, बंद कर दिए। पुराना पेंशन कब से हमारे आंदोलित, हमारे जितने पेंशनधारी हैं, आज 10 करोड़ परिवार है जिनको भ्रमित मंत्र पर आए, सुनिए ना, पहले 10 जंतर मंतर पर आए, कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों का बादशाह बनते जा रहा है। बात का काउंटर करना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपके आ रहा हूँ, आपके पास अपनी बात रख लें, आपके पास आता हूँ। झूठ और जुमला का बरसात करते ये पेंशनधारियों को ओपीएस पुराना पेंशन लागू करने के लिए सरकार हमेशा दिखाती है कि मेरे पास पैसा नहीं। सही में पूरे संस्था बेचने के बाद 205 लाख करोड़ देश से कर्ज हो गया। और ठीक है जायसवाल जी, लेकिन चुनाव के पहले ही सक्रिय इस पूरे मामले को लेकर क्यों हो जाते हैं? उनका एक आरोप था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाह रहा हूँ, उसके बाद आप चर्चा भी इस पर हम करेंगे। जी ऋषभ भाई, चुनाव के पहले आप देखे होंगे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कैसे सक्रिय हो जाता है, कैसे इंडिया गठबंधन पर हावी हो जाता है,
और वही जितने जो छोड़ के कांग्रेस जाते हैं, कांग्रेस भाजपा के पास तो नेता है ही नहीं है। हमारे निकाले हुए आदमी को सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और उसके बाद सांसद, विधायक बनाते जा रहे हैं। भाजपा पहले कहती थी कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, आज के डेट में कांग्रेस चाहे हेमंत बिश्व शर्मा पे 20 लाख करोड़ का आरोप लगाते थे, 70,000 करोड़ पर अजीत पवार पर छगन भुजबल का फाइल गायब हो जाता है ईडी से। जब भाजपा ठीक है। इन तमाम बातों से प्रतिक्रिया मैं प्रदीप जी से लूंगा, लेकिन नरेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरीके से आप इस पूरी मांग को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़े स्तर पर ये मांग होती आई है और चुनाव भी सामने है, तो निश्चित तौर पर संगठनों को और सभी को उम्मीद भी होती है कि इससे पहले कुछ फैसला हो सकता है। आप किस तरीके से इस पूरी मांग को देख रहे हैं नरेश शर्मा जी? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1983 में आकरा ऑफ इंडिया इसको लेकर एक आदेश किया था। उस आदेश में उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगी का अधिकार है, ये कोई आपका अनुग्रह नहीं है या कोई आप भिक्षा के रूप में नहीं दे रहे हैं, ना किसी की इच्छा पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, उसी के आधार पर पेंशन दिवस मनाया जाता है। अब दोनों महानुभावों को मैं सुन रहा था, वास्तव में कांग्रेस शासित जहां प्रदेश है या भाजपा का शासन जिन प्रदेशों में नहीं है, वहां ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई है। आरटीआई का भी ये कहना है कि ओल्ड पेंशन लागू करने से बहुत ज्यादा वित्तीय भार पड़ेगा गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का भी कहना है कि इस पे वित्तीय भार पड़ेगा। प्रश्न अगर राजनीति से अलग करके देखा जाए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या पक्ष और विपक्ष से पृथक होकर अगर देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस व्यक्ति ने 35 से 40 वर्ष की आयु के नाम समर्पित कर दी है और उसको वो और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को जो फैमिली पेंशन दी जाती है वो दी जानी चाहिए। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर फोरम का चेयरमैन भी हूँ, तो मेरे संपर्क में तमाम पेंशनर्स आते हैं। कई लोगों से, दोनों स्टेट के लोगों से मेरी बातें भी होती है, हम लोगों की मीटिंग्स भी होती है। पेंशनर अपना सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, उसको आर्टिकल 21 उसको उस पेंशनर्स के लिए भी लागू होता है। फिर एकाएक क्या बात होगी कि 2004 के बाद की भर्ती के लोगों की को पेंशन नहीं मिलेगी। जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको चालू भाषा में न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, वस्तुतः वो नेशनल पेंशन स्कीम है, वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है सर जी। उसमें ये है कि आपको 500 रुपए से कम 500 रुपए प्रति माह कटवाना पड़ेगा। फिर जब रिटायर्ड होंगे तब आप। बिल्कुल नरेश शर्मा जी, लेकिन मैं चाहूंगा इसको और थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि अगर देखिए, अगर योजना लागू कर दी जाती है, अगर ओल्ड पेंशन लागू होती है, तो 4.5 गुना लगता जो बोझ है वो आर्थिक तौर पर बढ़ जाएगा, क्योंकि शायद यही एक मुख्य वजह है कि सरकार थोड़ा इसको लागू करने से बच रही है। नहीं, इसको लागू इसलिए किया जाना चाहिए, फिर दोयम दर्जे का व्यवहार कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, पार्षद, ये कई बार की पेंशन ले रहे हैं। एक बार अगर हार जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, फिर वो एमपी बन जाता है तो एमपी की, एमएलए की भी पेंशन मिल रही है उनको, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने का भी लाभ ले रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर होने का भी लाभ ले रहे हैं। तो ये जो वित्तीय संकट की बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये तो 2004 से, वो 1957 से 1957 से किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन दी जा रही है। पेंशन स्कीम, आप फिर क्या भविष्य है आप बताइए जी, कि जो एक व्यक्ति 60 साल या 62 साल की उम्र पूरी करने के उपरांत 40 साल की सेवा करने के उपरांत रिटायर्ड होता है, तो उसका भविष्य क्या है? क्या आर्टिकल 51 उसके लिए लागू नहीं होता? क्या वो भारत के संविधान में कवर नहीं होता? क्या वो भारत का रहने वाला व्यक्ति नहीं है? नेशनल पेंशन एनपीएस है, वो पूर्ण रूपेण पेंशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है, मार्केट बेस्ड है। तो पर ये मेरा अनुरोध यही है कि ओल्ड पेंशन पॉलिटिकली डिबेट कर, ओल्ड पेंशन पेंशनर्स जो रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी है उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ठीक है नरेश जी। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अगर लगातार कर्मचारी मांग करते आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं और इसका विरोध भी काफी लंबे समय से हो रहा है जो नई पेंशन लागू हुई, तो ऐसे में क्या मुख्य परेशानी आप देखते हैं? और साथ ही जो कि नरेश जी बात कर रहे थे, तमाम ऐसे जो और भी चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, सभी को फिर ऐसे दोयम दर्जे का जो व्यवहार सरकार द्वारा दिखाई देता है, तो फिर वहाँ भी एक समानता आनी चाहिए, वहाँ पर भी उनको जो पेंशन मिलती आई है, जो व्यवस्थाएं मिलती है, उनमें कमी आए, या फिर जिस तरीके से उनको लगातार जो मांग को जायज वो बता रहे हैं, विपक्ष भी लगातार कहता आ रहा है कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां वो लागू कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा परेशानी की दिक्कत क्या है? और जो खासकर जो जायसवाल जी ने बातें कही, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रदीप जी।
देखिए, एक बात जो मैंने नोटिस करी कि आपने नोटबंदी के ऊपर विपक्ष जो है पूरी बातें करता रहता है और बताता रहता है, उसको सरकार की खामी बताता रहता है। लेकिन अभी अगर मैं इसको कहूँ तो शायद इसको उस लहजे में ना लिया जाए, लेकिन नोटबंदी और नोटों का फिर बदला जाना, अगर मैं कहूँ कि यह सुरक्षा से संबंधित है तो शायद दोनों बंधु यहाँ पे उसको स्वीकार ना करेंगे। एक उदाहरण देकर मैं बताता हूँ कि हम अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, हम 47 तक विकसित अर्थव्यवस्था होने का टारगेट लेके चल रहे हैं। देश में, इस विश्व में जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, वो अपने नोट 6 और 12 महीने पे बदलती रहती है। काउंटर फिटिंग की जो बात होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा दीमक लगता है, इसकी अगर कोई अर्थशास्त्री बैठा होता तो वो बताता कि कितनी बड़ी परेशानी होती है। और ये जो पेंशन के लिए पैसे आते हैं या पेंशन या सरकार की अन्य योजनाओं के लिए जो बातें आती है, सरकार उसको भविष्य से उधार लेकर के अभी चला रही है। भविष्य से उधार लेने से कहने का तात्पर्य है कि हमने अपने आने वाली पीढ़ियों को एक टफ फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। तो देखिए बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन यही बात नरेश जी भी कह रहे हैं कि आप तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, इनके लिए तो वो पूरी व्यवस्था लागू है। उसका जवाब देता हूँ मैं। देखिए, जनता के दबाव से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सरकार है, या अन्य सरकारें रही हो, जब जनता एकीकृत होकर के किसी एक मुद्दे पे चलती है तो हालांकि कोई भी सरकार उसको टाल नहीं सकती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो जनता के लिए सरकार है और जनता को प्रथम रख करके कोई बात करती है, तो इस पे एक कंसेंसस निकलेगा। और मैं बता दूं कि कितने सरकारी कर्मचारी हैं, उनका अनुपात, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति के 4 बार पेंशन, एक विधायक के 4 बार पेंशन लेने का पक्षधर नहीं हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इस देश में कुल 8000 सांसद होते हैं किसी भी परिस्थिति में, और कितने करोड़ कर्मचारी होते हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। हालांकि ये कहने से मैं उस 4 बार, एक व्यक्ति एक बार रहा है तो उसकी पेंशन एक ही बार होनी चाहिए, ये तर्कसंगत बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई 4 बार का है तो ऐसे 4 बार के कितने विधायक और सांसद हैं, और खास करके मोदी जी के नेतृत्व वाली में आप देखिए, हमारे यहाँ एक तरह से अनडॉक्यूमेंटेड रूल हो गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। पर ऐसे कितने लोग हैं जो कि 3 बार 4 बार, हमको तो 100-150 में मैं सुनता हूँ कि फलाने विधायक जी और फलाने सांसद जी 6 बार के हैं या 8 बार के हैं। 8 बार के केवल एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो विधायकों और पार्षदों और सांसदों की जो पेंशन होती है उसकी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में रेशियो जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा होगा। हालांकि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति को 4 बार की पेंशन का पक्षधर नहीं हूँ मैं। ठीक है जायसवाल जी, आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से बीजेपी का पूरा मामले को लेकर कहना है कि अगर सियासत इस पर ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा सियासी विषय से बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर बड़े जो भविष्य से लेकर जो कर्ज लिया जाता है और वो व्यवस्था जो आगे अपनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए खतरा हो सकती है, और जो आर्थिक जमावट है उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान हो सकते हैं, वो बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसके चलते आगे सरकार को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बीजेपी का कहना है कि सियासत इस पर कम से कम सियासी विषय से ना बनाया जाए। देखिए, सियासी विषय तो माननीय मोदी जी बनाते हैं हर चीज पर, अमित शाह जी बनाते हैं। यहाँ तो जिस तरह से पल्ला झाड़ के बात बता रहे हैं, अपने साथियों को, बड़े पूंजीपतियों को 54 लाख करोड़ लोन माफ करने के लिए आपके पास व्यवस्था है, और जो 40 साल तक आपको सेवा दिया है, देश में अपना आगे बढ़ाने में आपके साथ सहयोग किया है, उसको पुराना पेंशन लागू कर देंगे तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लागू कर सकते हैं। ये तो नया नियम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नौकरी देना शुरू कर दिए, नए लोगों को पेंशन न देना पड़े, तो फौज को भी कमजोर करके इन लोग ले आया, जो बना अग्निपथ अग्निवीर योजना ले आए। ये देश को कहाँ पहुंचाने का ठेका ले रखे हैं। 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, उसके बाद भी देश का अर्थव्यवस्था की ये लोग बात मिलियन ट्रिलियन। ठीक है देखिए, समय हमारे पास कम है। क्विक रिएक्शन में प्रदीप जी आपसे ले रहा हूँ, फिर नरेश जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, लेकिन कर्ज तो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी उन्होंने जो तर्क है उनका तथ्य है कि कर्ज लगातार बढ़ रहा है और बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। तो अगर कर्ज लिया जा रहा है तो उसका यहाँ पर उपयोग क्यों नहीं हो सकता है? खैर ये छोड़िए, दूसरा मुद्दा मैं कर्ज वाली बात बता देता हूँ। कोई भी देश जब अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज लेता है उस पर अगर देखते हैं तो भारत उसमें बहुत नीचे पे है। हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जापान पे है, उनका जीडीपी पे कर्ज 128% है और भारत का केवल 85% है।
अमेरिका का 112% है, अन्य देशों का मैंने देखा है, याद नहीं है, लेकिन ये 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो कि हमसे ऊपर, उनका मैंने आपको बता दिया। तो कांग्रेस के मित्र अगर इस तरह की बातें करते हैं और सेंटर पे लोन देना, जितने भी आज भगोड़े हैं बैठे हुए, उन सबको किसके काल में लोन मिला है ये भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इस समय हमारे पास कम है। नरेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से सरकार का कहना है कि वो, खासकर प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि वो जिस तरह की सांसदों के लिए व्यवस्था है एक व्यक्ति को 4 बार पेंशन की, वो उसके फेवर में नहीं है, लेकिन जो सांसदों की संख्या है कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है। तो इस तरह से उन्होंने बात को समझाया भी है, लेकिन क्या कुछ आपकी अब आगे की स्थिति को लेकर पूरी प्रतिक्रिया रहेगी नरेश जी? मैं तो अब यही निवेदन ऋषभ जी करना चाहूंगा कि संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वो ये बात कह रहे हैं कि बीच का रास्ता हम निकालेंगे, चर्चा से सबसे कुछ संभव होगा। बीच का रास्ता तो केवल ये देखिए, मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि जिसको नेशनल पेंशन स्कीम कहा जा रहा है या आम कर्मचारी उसको न्यू पेंशन स्कीम समझता है, वो टोटली इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसमें कहीं भी आज की स्थिति में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है या सामानों की उपलब्धता की अपेक्षाकृत आसान नहीं हो पा रही है, ऐसे में हर व्यक्ति उसको 500 रुपए कम से कम हर महीने जमा करना है। रिटायर्ड होने के बाद में एक संस्था है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो उसके पेंशन का मैनेजमेंट करेगी, तब वो 60% पैसा निकलवा पाएगा, फिर 40%। ठीक है नरेश जी, इस समय हमारे पास इतना ही है। बहुत चर्चा इस पर आगे हो सकती है, तमाम तरीके से अपने अपने तर्क दोनों ही दलों के भी हैं, लेकिन सियासत भी इस पर होती आई। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ओल्ड पेंशन को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई है, लोकसभा चुनाव सामने है और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या बीच का रास्ता निकलता है, विपक्ष इस मुद्दे को बुनाता है, क्या कुछ इस पर देखने को मिलेगा, उस पर सभी की नजर रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।